मैक्सिमम 4 वीक्स का होता है। तो नेक्स्ट मैं ये चाहती हूँ जैसे ये 4 वीक हो कंप्लीट, तो मैं आप लोगों में से कुछ चाहती हूँ कि कुछ जो पार्टिसिपेंट हैं वो एज अ ट्रेनर यहाँ पे वर्क करें। मतलब आप लोग जब दूसरों को पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगती हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि विलिंग हो, जो नेक्स्ट जो हम सेशन इसी को कंटिन्यू करते हैं इसी टाइम सेम टाइमिंग पर, तो वो उसे एज अ ट्रेनर हमारे साथ वर्क करें। जो वाकई अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एम है कि आपने बहुत जल्दी लर्निंग करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इस सेशन को ट्रेन करना होगा। तो अगर कोई इसमें विलिंग है तो मुझे बता दे, फिर हम आपको ही चूज करेंगे। ये नहीं होगा कि हम ही होंगे, हम आपके साथ ही होंगे, बट आपको ट्रेन करना होगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है या कोई कंफ्यूजन होती है तो हम आपके साथ ही होंगे आपको गाइड करने के लिए। जी, कोई विलिंग है आप में से? कोई भी नहीं है? अभी तक आप लोग को समझ नहीं आई या कुछ और रीजन है? जी मैम, क्या बोला आपने? रिपीट करना। जी, मैंने ये बोला कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है 9 PM का, तो अब इसका 3rd वीक है ना, तो ये 4 वीक का एक हम करते हैं। तो ये 4 वीक के बाद ये दोबारा एक न्यू स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट से होगा। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेंट में से कोई ऐसा ट्रेनर हमारे साथ आए और वो ट्रेन करें, जैसे आजकल मैं कर रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली मैं गाइड करती हूँ। तो उस तरह से आप लोग में से कौन विलिंग है ये करने के लिए? कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ या फिर चीजें क्लियर नहीं हुई? इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हैं। मैम, अब अगर इन बिटवीन किसी चीज़ में हम लैक हो गए हैं, मतलब, तो ये कोई सपोर्ट करने वाला होगा बीच में, मतलब जी, मैं कोई यही तो कह रही मिनट हूँ, और। हम होंगे आपके साथ, आप बेफिक्र हैं, हम साथ ही होंगे। बट आपको ऐसा ट्रेनर हम आगे करना चाहते हैं ताकि आप लोग को भी अब लर्निंग आए। जब आप किसी को पढ़ाने लगते हैं ना, तो ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं एज कम्पेयर टू कोई और आपको करवा रहा हो। तो इस बात की आप फिक्र ना करें कि बिल्कुल आप पे डिपेंड नहीं करेगा। हम आपके साथ ही होंगे गाइड करने के लिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है तो जैसे आज हम साथ हैं, इसी तरह से हम उस टाइम भी साथ होंगे। कि आप लोग डिसाइड कीजिएगा, मैं फिर कल या परसों तक आप लोगों से दोबारा पूछूंगी। और किसी ने स्लैक पे कोई क्वेश्चन पूछा था कि नेविगेटिंग कैसे आया, वो हमारे साथ है कि इरफान अली, आपको कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस किया हुआ है। जी मैम, मैंने ही पूछा था वो। फाइन, तो मैं उसे भी क्लियर कर देती हूँ। मैम, आज आपने कहा था कि स्पीकिंग पार्ट करेंगे, जी तो जी, हम वो करते हैं। पहले मैं इनके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। तो ये मैंने आपसे कहा था कि आप लोग, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? जी मैम, विजिबल है। ठीक है, ये जो 3rd वाला था इसमें आपने कहा था कि इसमें नेविगेटिंग कैसे आया है। नेविगेटिंग टू एनी गिवन बुक बिकम्स पॉसिबल यूजिंग लाइब्रेरी बुकमार्क। तो आपको मैंने कहा था आप जब इसकी ट्रांसक्रिप्ट सुनेंगे ना, तो आपको इसके आंसर्स खुद ब खुद सामने नजर आएंगे। ये देखिए, लाइब्रेरी बुकमार्क यहाँ पे सम गिवन है। First of all, the device would be a perfect companion when navigating through the library by giving turn-by-turn direction to the book the patron wants. तो ये जो नेविगेटिंग वर्ड है ना, ये यहाँ पे अगर आप देखें ना कीवर्ड्स, अगर हम उस पूरे ब्लैंक को देखें, हमें एज इट इज पूरी लाइन नहीं मिलेगी। बट अगर हम इसका मीनिंग समझना चाहें कि अगर हमें किसी भी लाइब्रेरी बुक मार्क को यूज करते हुए हम अगर कोई भी बुक को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते, मतलब
पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेविगेटिंग एक प्रोसेस होगा, उसे हम नेविगेट करेंगे ताकि फिर हमें पता चलेगा कि वो हमारी जो गिवन बुक है वो वहाँ अवेलेबल है, लाइब्रेरी बुक मार्क से लेना। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बताया था कि ये क्या कैसे रिसीव करते हैं, बाय यूजिंग डिलीवरी ड्रोन्स होते हैं। डिलीवरी ड्रोन्स क्या करते हैं, वो उन बुक्स को उन तक पहुंचा देते हैं, मतलब आपको स्पेशली उस लाइब्रेरी में जाना नहीं पड़ता, वो ड्रोन्स के थ्रू उन तक पहुंच जाती है। तो यह नेविगेटिंग टू एनी गिवन बुक मतलब अपनी जो बुक की जरूरत है वो पहले उसे नेविगेट करेंगे, उसे सर्च करेंगे। ठीक है, अगर वो वहाँ अवेलेबल होगी फिर आप उसे ऑर्डर करके जैसे रिसीव कर सकते हैं बाय डिलीवरी ड्रोन्स। तो अगर आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो कि वो चीज़ कैसे आ रही है, पहले आप इसकी ऑडियो जो गिवन होती है उसे सुने, और साथ साथ फिर ये ट्रांसक्रिप्ट जो गिवन होती है इसे ओपन करें और इसकी लाइंस को देखें। ठीक है, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से इन्होंने सिलेक्ट किया था। और एज इट इज लाइंस नहीं होती, हमारे साथ ऐसे ही होता है रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। एज इट इज लाइन नहीं गिवन होती, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरे पैसेज का एक जस्ट एक सेंटेंस में उन्होंने पूरी बात कही होती है और उससे हमें एक बात ढूंढनी होती है, वर्ड ढूंढना होता है कि कौन सा वर्ड उस ब्लैंक में आता है। तो इससे भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, बात क्लियर होगी? जी मैम क्लियर है। ओके, मैं ना आज ये पहले हम लिस्टिंग करेंगे, मैंने आपसे कहा था स्पीकिंग भी करेंगे, बट पहले हमने कहा था लिस्टिंग करेंगे फिर उसके बाद हम स्पीकिंग करेंगे। तो लिस्टिंग के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैंने सोचा अब जितने भी डेज हो गए मैंने आपको आइल्स लिस्ट से लिस्टिंग करवा रही थी, रीडिंग करवा रही थी। तो यहाँ क्या था, यहाँ एक शॉर्ट जैसे कि पैसेज शॉर्ट गिवन थे, इस तरह से शॉर्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग गिवन थी हमें, जस्ट 1 to 5 या 1 to 6 क्वेश्चंस की होती थी। जो आइल्स मॉक टेस्ट है ये मैं आपको स्टार्ट में भी दिखा चुकी थी, इसमें पूरा एक मेथड है, 40 मिनट्स यानी कि टाइमर भी सेट होता है और आपको क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, और हर क्वेश्चन को आप उसके बाद सुनते जाते हैं। मतलब एक जिस तरह से एक ऑफिशियल टेस्ट आता है ना, ये उसका एक पैटर्न होता है, अपने आप को टू द पॉइंट जो उन्होंने बात की उसे भी अंडरस्टैंड करना, और अपने अपने साथ साथ इस टाइम पे भी नजर रखना कि हमारा टाइम कितना गुजर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको आज ये वाली मॉक टेस्ट के थ्रू करवाना चाहती हूँ। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्पीकिंग करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये इसकी ऑडियो आपको आ रही है या नहीं। आ रही है। Test 2. Instructions. You are going to hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the real test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now, turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation about transport information, about London Heathrow Airport. First, you have some time to look at questions 1 to 4. जो टाइम गिवन होता है इसमें आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना, देख लेना कि क्या क्या पूछा हुआ और किस मतलब इनके कीवर्ड्स आपने अपने माइंड में रखने You will see there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first.
Hello, how are things going? Not bad, but What's the trouble? I'm worried about my trip. Yeah, I remember you will go to Cambridge next week, is that right? Yes, but I'm not sure about the choice of transportation when I get off the flight. Don't you remember I'm from London? Oh, right. Could you give me some suggestions? Of course. The information the girl wants to know is transportation at London Airport. So, transportation has been chosen in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hello, how are things going? Not bad, but What's the trouble? I'm worried about my trip. Yeah, I remember you will go to Cambridge next week, is that right? Yes, but I'm not sure about the choice of transportation when I get off the flight. Don't you remember that I'm from London? Oh, right. Could you give me some suggestions? Of course. I will arrive at London Heathrow Airport and then go to Cambridge. How about taking a taxi? It is the quickest and most comfortable way. Sure, I know, but it's too expensive. Right. What do you think of the underground? Darling, there is no underground to your destination from London, okay? Okay. Why don't you rent a private car? You mean hire a car at the airport? Yes. Is it very expensive? The cost depends on the type of car. Maybe it's a good choice. Oh, do I need my driving license? Of course. Don't you have a license? I lost my driving license the day before yesterday. I am so sorry. And I do not really want to drive up myself after a long flight. Well, how about taking a coach from the airport? A coach? Yes. Do you know how much that costs? Usually the minimum fare is about £14. Single or return? Of course, it is a one-way ticket. That's quite cheap. Yes. How about the number of passengers in the coach? Let me see, it is around 20 to 30. How long would it take to get to Cambridge by coach? I think it's about 3 hours. Really? That's too slow. Why does it need such a long time? Because it has many stops during the route. Oh no. And the last choice is the airport shuttle. Yes, tell me some more information about it. Now, look at questions 5 to 10. ओके यहाँ तक हमारा 10 हुआ क्वेश्चन 1 to 4 ठीक है ये जैसे हो जाएगा तो अगर हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाए तो बीच में जो भी ये गैप लेते हैं मैं उस गैप को यहाँ से क्लिक करके लिसन फ्रॉम हियर से स्टार्ट कर दूंगी तो ये मुझे मिल जाएगी ऑडियो ठीक है Now listen carefully and answer questions 5 to 10. I'm not very sure about it. It is better for you to get the information from airport clerks. Sure. Do you know the telephone number? Let me check. I think I saved it to my mobile phone. Yes, here it is. Okay, I'll call it now. Good morning. This is the transport information at London Heathrow Airport. How can I help you? Good morning. I'd like to reserve a seat on the airport shuttle. Okay, I just have to fill out this form for you. What's your name? My name is Echo Gray. And your age? I'm 21 years old. What is your nationality? I come from New York. Okay, American. Yes. And your flight number? It's BA188. What date will you arrive? 26th of August. Do you know the arrival time? You mean at Heathrow Airport? Yes. It is 3:05 in the afternoon. Sure. Which terminal? It is... let me think. Is it Terminal 5? Oh, yes. So that's the Heathrow Airport to Cambridge on the 26th of August. Yes. Single ticket or return? Just single.
Does that have some discount? I mean, some special tickets? There will be a Super Save ticket after 4 o'clock in the afternoon on the 26th of August. That's great. So what's the departure time? 16:10. That will give me plenty of time to collect my baggage. Sure. How much is the fare? A single ticket of Super Save is £18 and includes coffee. That sounds good. Oh, how long will it take to get to Cambridge? Up to 2 hours. Great. The last thing, how will you pay your shuttle fare? Do you accept American Express? Of course, please tell me your number. It is 3339 5183 7799 6047. Okay, thank you for choosing Heathrow Airport Shuttle. You can get your shuttle ticket from our reception when you arrive at Heathrow. Thanks for your help. You are welcome. Goodbye. Goodbye. This is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. यहाँ उसने गैप लिया था तो इसलिए मैंने बीच में थोड़ा गैप दी है। अब ये नहीं पता कि ये एग्जैक्ट होगा या Carefully and answer questions 11 to 20. Good morning. Good morning. Come in, please. How can I help you? I want to know some information about your health centre. Yes, sit down, please. There are 2 health centres. One is East Centre and the other is West Centre. Where are they located? East Centre is about 10 minutes to City Hall. Very close, and West Centre is out of town. How about the appointment system of the 2 health centres? Well, we have a proper appointment system, but because East Centre has many patients, I have to say its appointment system is not bad. How about the West Centre? It is more efficient than the East Centre, just 48 hours drive in advance. Fine. How about their facilities? What do you mean? How about the difference of medical facilities between the 2 centres? The East Centre has modern facilities, especially for some patients who need an operation. Yes. How about the facilities at the West Centre? It also has a standard facilities, but it's not better than the East Centre. Yes. I'd like to know some information about the doctors in both the health centres. There are about 12 doctors at East Centre. I heard somebody say there is a really nice doctor who is good with children. Yes, he is Dr. Sam. I'm worried about my son's leg. How old is your son? 7 years old. Oh, I think the West Centre is a good choice for you. What do you mean? There are 8 doctors at the West Centre. Dr. Jerry is one of the most famous doctors in both health centres. Yes, it is said that Dr. Jerry is very good with leg trouble. Yes, I will think about it. If you want a doctor to visit you at home, you can reserve a home visit. Really? Yes, but we have a fixed home visit time. Could you tell me the time arrangements? Consulting hour for doctors at the East Centre is from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. And the West Centre? The time is from 10 a.m. to 5 p.m. How about emergencies? If it is an emergency, you can phone at any time, night or day. It might not be your doctor that comes through, though. Yes. How about the charge? You mean in an emergency? Yes. If you are a member, we will charge you £8 at the East Centre. Is it the same fee with the West Centre? No, because of the distance, the charge will be £9.50. Sure. How about medication? When the doctor sees you, you will get a prescription. You can take the medication you need at our health centre or go to a drugstore. Sure. If it's for a child under the age of 10, you don't have to pay for medication. Really? That sounds good.
The same thing applies if you are a patient who is retired or pregnant. Right. May I apply for your health centre's membership now? Of course, you should fill in the form first. Fine. This is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Listen carefully and answer questions 21 to 24. Welcome to the University of Newcastle. I'm Caitlin. Now let's welcome Mr. Sutton to give us an introduction of orientation schedule. Thanks, Caitlin. Well, welcome to our university. There are 3 parts of the orientation during the next week. The first part is the campus tour. We will organise an orientation tour around the campus. Now, please look at the schedule. On next Monday, we will begin our tour with an introduction to the Student Union. So, please gather at the door of the Student Union at 9 o'clock. After visiting the building first, we will help all students to apply for the Student Union card. So, please take one passport photo when you attend the orientation. Usually there are some departments such as a travel agency, insurance, and so on. You can enjoy your lunch in campus, perhaps at the canteen. At 2 o'clock in the afternoon, we will all visit the library. A lecturer at the library will give you an introduction. How to apply for a library card, how to borrow reference books, and how to use the facilities in the library. As you know, you will spend lots of time in the library for your future studies, so the introduction is very important for you. On Tuesday, we will visit the computer center. All students can get a username and a passport. You can also register your laptop in the center if you have it. There are some rules of the computer center, especially regarding the use of the printer and the photocopier. After lunch, the next station is the sports center. I am sure you will all be very excited about our facilities. There are also many different societies. You can join in any of them according to your interests and apply for a membership. Now look at questions 25 to 30. Now listen carefully and answer the questions 25 to 30. The second part of orientation is course arrangements. You should gather in the auditorium of the West Campus in the morning of Wednesday. The course coordinator or office staff of your facility will introduce you to the course requirements. First, you will get some information and requirements about compulsory courses, and then optional courses. The faculty often gives students some handouts of course introduction and the different assessments of each subject. Students usually get 1 or 2 days to make a decision of optional courses. Of course, I know nearly all students will focus on the assessment. As usual, we have 4 assessments. Attendance is still the first one. We expect at least 80% attendance and students cannot choose the time. And then all students have to write an assignment such as an essay. Your personal tutor will give you help for the topic choice, structure, data collecting, and time arrangement. So don't be worried. As a student of the business faculty, all students have to do a presentation, especially group presentations, in which you can train and improve the team spirit. The last assessment is the exam. I know you will all hate it, but you have to attend some exams. Most exams are open book. Isn't it a busy day on Wednesday? You will have a free morning on Tuesday. We hope all students can come to department offices to get a curriculum and hand in your optional course form in the afternoon.
The last part of orientation is a party for all new students. The party will be held at 5 o'clock in the afternoon on Friday. There is a common room on the 3rd floor in the business faculty building. We will prepare for many delicious foods and drink in there, and it will be a good chance to know your advisors and classmates. Okay, that's the main introduction of orientation. I am sure that you will enjoy it. Have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. How many fish are in the sea? It's a hot topic for many scientists. Today we have invited a famous scientist who spent 10 years studying marine life to give us an introduction of the latest survey called The Census of Marine Life. Let's welcome Alok Jha. Thanks, Ella. The Census of Marine Life has been the biggest and most comprehensive attempt ever to answer that question. How many fish are in the world's oceans? The Census of Marine Life, which hopes to indicate a baseline of marine life, estimates that there are more than 230,000 species in the sea. The study covers from coast to the open ocean, from the shallows to the deeps, from little things like microbes to large things such as fish and whales. A team of over 360 scientists from all over the world have spent the past 10 years surveying 25 regions, from the Antarctic through to the temperate and tropical seas to the Arctic, to count the different types of plants and animals. The findings indicate that crustaceans such as lobsters, crabs, krill, and barnacles account for 1/5 of the number of species in the world's oceans, and half of the world's marine species is mollusk, squid and octopus, and fish, including sharks. The charismatic species usually used in propagating environmental protection, for example whales, sea lions, turtles, and seabirds, account for less than 2% of the species in the world's oceans. The study has also focused on major fields of concern for conservationists. In every region, they got the same experience of a major collapse of what were usually very abundant fish stocks or crabs or crustaceans that are now only 5 to 10% of what they used to be. The main reasons include overfishing, degraded habitats, and pollution. But more problems are presented. Rising water temperatures and acidification brought by climate change and the growth in areas of the ocean that are low in oxygen and therefore unable to support marine life. The Census of Marine Life shows that enclosed seas, such as the Mediterranean Sea, the Gulf of Mexico, China's shells, the Baltic, and the Caribbean, have the most threatened biodiversity. The pollutions in enclosed seas are mainly from chemicals or garbage that people throw into it. Dense coastal populations of humans also tend to be packed along enclosed seas, meaning rising contaminations and extraction of more biodiversity from the water. The Mediterranean Sea, which contains around 17,000 identified species, has been a region with high threat. Scientists in our team studying the Mediterranean identified problems related to increased litter from shipping and munitions across the sea, as well as bombs discharged during the Kosovo War. The Mediterranean also has to face problems with invasive species, displacing the creatures that already live there. The Census of Marine Life shows that the Mediterranean Sea has the most alien species, more than 600, among all the 25 regions that have been surveyed. It looks like
The region with coral reefs has always had a very high rate of speciation. It also has a very diverse range of habitats, from the deepest regions of the ocean to large regions of shallow seas which can afford coral reefs. The most diverse regions identified by the Census of Marine Life are around Australian and Japanese waters, which contain more than 30,000 species each, and are among the most biologically diverse in the world. Next in line are the oceans of China, the Mediterranean Sea, and the Gulf of Mexico. Besides algae and the seabirds and mammals that travel around the sea, viperfish has been regarded as the most cosmopolitan marine creature by the Census of Marine Life. Its presence was recorded in around a quarter of the world's seas. And for every marine species of all kinds known to science, scientists of the Census of Marine Life estimate that at least 4 have yet to be discovered. For example, about 70% of species of fish have been discovered, but for most other groups, likely less than 1/3 are known. Our research team has found the number of marine fish species was about 16,764 and was growing at around 100 a year. So scientists estimate that there are almost 22,000 fish species in the world's oceans. The most fruitful potential areas for discovery include the tropics, deep seas, and southern hemisphere. Although most ocean organisms still remain nameless, and their numbers unknown at the end of the Census of Marine Life, we still gained an important and exciting start. Definitely. That's a great achievement. Thank you very much. Okay, thanks to Alok for giving the amazing information about marine life. जहाँ हमारा टेस्ट एंड होता है वहीं पे इसका सबमिट ऑप्शन होता है, उस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सबमिट भी हो जाएगा, हमें स्कोर भी पता चल जाएगा और इसके अलावा फिर हमें मिस्टेक्स भी पता चल जाती हैं। ठीक है, ये आंसर कीज गिवन है, जो आपके करेक्ट है उन पे ये टिक होगा। और जैसे कि अच्छा मैम की ना आवाज नहीं आ रही, तो जब आप इसके ना आंसर चेक करेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी आपके करेक्ट हैं आपको भी पता चल जाएगा, और जो करेक्ट नहीं है वो भी पता चल जाएगा। और इसके एंड पे ना आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं कि भाई उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई थी ना, जो स्पीकर बोल रहा है वो, और रिटन में आपको पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगी, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका अगर आंसर मिसिंग हुआ तो वो किस वजह से हुआ। जी मुझे बताएंगे, हो गया आप लोग का टेस्ट? समझ आई आज के टेस्ट की? यस मैम। अच्छा मुझे ना मैम की आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है बाकियों को? नो मैम, डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा ये आईओटी से ना आप जस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सारी चीजों के ना सैंपल मिल जाएंगे। तो जब यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना और आपकी चीजें कुछ बेटर हो जाए, तो उसके बाद जो ऑफिशियल टेस्ट है ना ऑनलाइन करें चाहे आप हार्ड बुक से करें, तो ऑनलाइन जो कैम्ब्रिज की बुक्स है ना उनसे आपने टेस्ट प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने टेस्ट करना, क्योंकि जो ऑफिशियल चीजें होती है ना वो कैम्ब्रिज की बुक में ही डिटेल में लिखी हुई है, वही
से आपको रियल टेस्ट की समझ में आएगी और आप प्रैक्टिस करेंगे गिवन टाइम में, तो आपको पता चलेगा कि आपने रियल टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये लिसनिंग का ना पूरा एक टेस्ट था जिसमें 40 क्वेश्चन थे और आपको ना 30 से 40 मिनट ही वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपने ये सॉल्व करके ना जो आंसर शीट है ना उसके ऊपर इसका आंसर पुट करना है। अच्छा मैम, इसमें कुछ वैसे ऐसे भी किसी सवाल कोई थे अब जो जनरल बात पूछनी हो या जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड? हाँ जी, हाँ जी, बोले। इसमें ऐसे कुछ सवाल थे, जैसे इसमें क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ रहा था या कोई ऐसा जिसमें लेटर्स के साथ साथ नंबर हाँ भी आ रहे जी। थे। तो उसमें लेटर्स क्या कैपिटल ही डालने हैं या भले वो छोटे वाले लेटर हों तो खैर है? नहीं, कैपिटल और स्मॉल का इश्यू नहीं है, लेकिन आपने ना ऊपर स्टेटमेंट पढ़नी है, वहां पे लिखा हुआ होगा कि आपने 1 वर्ड प्रोवाइड करना है, 2 वर्ड, 3 वर्ड और अ नंबर। अगर उन्होंने ऊपर वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आपने वर्ड नहीं नंबर और अ नंबर मेंशन करना है, तो इसका मतलब है आपने नंबर मेंशन करना है। और इसमें स्मॉल और कैपिटल का कोई सीन है नहीं। वैसे कहा यह जाता है, ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको ना कैपिटल में राइट अप करना चाहिए, मतलब सारे जितने भी आंसर्स हैं। बट इस चीज से होता कुछ नहीं, आपका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल की कोई कहानी नहीं है। इनका एंशियंट का भी थोड़ा मसला है। जैसे एक नंबर था जिसमें इन्होंने B A कहा था, लेकिन मैंने B को P समझा था। तो फिर ऐसे तो फिर मसले हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट है वो, अच्छा कितने एक्सेंट होते हैं? एक ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट होता है, एक ब्रिटिश का एक्सेंट होता है और एक इंडियंस का एक्सेंट होता है। अब आपके टेस्ट में कौन सा एक्सेंट आएगा ये आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है कि कौन से वाले एक्सेंट में ये पी, अच्छा एक तो आप ये बी और पी की बात कर रहे हैं कि एक्सेंट में डिफरेंट है, और दूसरा ये लोग वर्ड यूज करते हैं I, A और E। इन तीनों की साउंड ये ना कुछ एक्सेंट ऐसे हैं एक जैसे देते हैं जिससे हमें ये समझ में नहीं आता कि वो आई बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं। ये भी इशू है। तो ये भी आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कौन से एक्सेंट वाले I, A, E को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका क्या बनता है। अगर इसमें से कहीं पे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि गलत है वो सारे का सारा। अगर आपको करेक्ट आंसर मिल भी गया और आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं जो ये आपस में बात तो कर रहे होते हैं, हमें पता भी चल रहा है कि वर्ड क्या है, लेकिन उसकी स्पेलिंग नहीं आती, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यह है, एक तो आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरी चीज ये है कि ये जो मोस्टली वर्ड होते हैं ना ये रिपीट होते हैं। अब मैं आपको एक फाइल सेंड कर दूंगी, उस फाइल में ना 1000+ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, डिजीज से रिलेटेड हो गया, या इन्वायरमेंट से। जो ये वर्ड बार बार रिपीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं वर्ड के जो स्पेलिंग है ना उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये है कि पीछे जितने भी टेस्ट हैं, मतलब अब इनकी बुक 1 से लेकर 17 तक जितने भी टेस्ट है ना, उनकी बैक के ऊपर जो इन्होंने आंसर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पे जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं ना, आप वहां से भी सारे कॉपी करके ना एक बार सारे लिख सकते हैं कि अगर ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है इसके ये स्पेलिंग बनते हैं। तो उससे भी आप अपने आप के ना करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक लिसनिंग की सुनी थी, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते थे उनकी स्पेल भी करते। हाँ, इनमें से अब कौन से वर्ड स्पेल करते हैं? फर्स्ट सेशन में जब कोई बंदा अपना नाम बताता है ना, या अपने घर का एड्रेस या कोई जगह बिल्डिंग बता रहा हो ना जो बहुत डिफिकल्ट हो, और उन्हीं की वर्डिंग में ही उनके स्पेल ठीक किए जा सही हो ना स्पेलिंग, तो वो प्रोनाउंस करते हैं। ये होता है फर्स्ट सेशन में। बाकी सारे सेशन में प्रोनाउंस कहीं पे भी नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले में बाकी ऐसा होता है कि एक या दो आपको हो सकता है वो बंदा कोई अपना आधा नाम बताए और आधा वो कहे कि भाई अब मेरा नाम ये है, और फिर वो उसको कहा जाए कि प्लीज मुझे ये बताएं कि आपके नाम की क्या स्पेलिंग बनते हैं, तो वो वहां पे तो स्पेल करके बता देते हैं। आप वहां फर्दर ऐसे नहीं ना होता। फर्स्ट सेशन के अलावा बाकी जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ में, उसमें कभी भी वो आपको स्पेलिंग नहीं बताएंगे कि इसके क्या है, ना प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट वाले में ही नंबर भी और नाम के स्पेलिंग भी प्रोनाउंस किए जाते
अच्छा मैम, जैसे इसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी तो ये बता रहे थे कि अभी आप जो है वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे पहले से जो है चौथे सवाल तो क्वेश्चन तक, या फिर जैसे इसमें बता रहे थे वहां पे भी ओरिजिनल में भी ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे ही होता है। जब वो आपका फर्स्ट सेशन, अब जैसे 4 सेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब आप फर्स्ट सेशन पे होंगे ना और आपके 4 से 5 क्वेश्चन गुजर जाएंगे, उसके बाद ये आपको 1 मिनट देंगे। अब उस 1 मिनट में आपने क्या करना है, देखें क्योंकि जो पीछे वो बोल चुके हैं और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो और लिसनिंग सुन चुके हो, वो रिपीट नहीं हो सकती। इसलिए जो आप वहां पे फिल कर चुके हो, आपने ये करना है कि उस 1 मिनट में जो नेक्स्ट उन्होंने आपको क्वेश्चन बताया ना, आप जल्दी से उनके कीवर्ड पॉइंट आउट करके ना उनको पढ़ लें कि आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ है। क्योंकि जब वो आगे से जल्दी से बोल रहे होंगे और लिखा, अच्छा इसमें ये होता है कि जो स्पीकर बोल रहा होता है वो, और जो वहां पे आपको क्वेश्चन लिखे होते हैं, ये चीजें होती हैं रीफ्रेज। आपको किस चीज से समझना होता है कि वो स्पीकर क्या बात कर रहे हैं, और जो इन्होंने मिसिंग किया हुआ है हमने वो पॉइंट आउट जो है फाइंड आउट करना है। वो इस चीज से होता है कि आपको वो की वर्ड एक पता हो कि वो किस चीज के बारे में आप बात करने लगा है, और आप पहले से ज्यूम कर लें कि भाई अगर वो कोई डायरेक्शन किसी बंदे के बारे में, बिल्डिंग के बारे में कोई चीज बात करने लगे तो उसका मतलब है ये बनता होगा। फिर वो जब जल्दी से पूरी स्टेटमेंट बोल रहा होता है ना, क्योंकि उसने पूरी स्टेटमेंट बोलनी है और आपके पास जस्ट एक छोटा सा सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड मिसिंग है और आपने वहां पे वो वर्ड पुट करना है, तो इसका मतलब है आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ के समझना है कि वो एग्जैक्ट वर्ड क्या बनता है। उसके लिए आपको पहले से तैयार होना जरूरी है। इसमें यह है कि जितना आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं करेंगे तो उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। और इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि जब फर्स्ट सेशन चलता है ना, वो बहुत स्लो पिच पे बात करते हैं। जब सेकंड वाला आता है तो मटेरियल भी इंक्रीज होता चला जाता है, जो लिखा हुआ होता है वो भी, जो स्पीकर बोल रहा होता है वो भी। अब जब थर्ड पे जाते हैं फिर उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जब फोर्थ पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीच होती है, जो आप लिसनिंग करते हैं ना, सुन रहे होते हैं, वो फिर बहुत ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से चीजें डिफिकल्ट होती जाती हैं फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू फोर्थ लेवल तक। मैंने कैम्ब्रिज के बुक से जो है वो एक प्रैक्टिस की थी, लेकिन उस वाली लिसनिंग में बहुत फर्क था, वो थोड़ी टफ थी। ये जो आज वाली थी ये तो बहुत इजी थी, इसमें हर अल्फाज जो थे अच्छा, वो। इसमें क्या है, इसमें यही बात है कि ये ऑफिशियल नहीं है। आप अगर समझना चाहते हैं कि आपने टेस्ट किस तरह से करना है, तो यहाँ पे जस्ट वो प्रोवाइड सैंपल किया गया है कि आप यहाँ से जस्ट पिक कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको चीज आसानी से समझ आ जाए। फिर उसके बाद आपने टेस्ट, ऑफिशियल ओरिजिनल टेस्ट रियल में जो आप जब देने जाएंगे और आपके सामने आएगा, वो वही होगा जो बुक वाला है। इसमें कुछ मैप्स भी होते हैं, फिर मैप्स जो है वो बताते रहते हैं कि जो है वो थोड़े बहुत ज्यादा टफ थे। अगर टाइम निकले तो अच्छा, फिर कल ये हाँ थोड़ा जी, समझा दीजिएगा। अच्छा चलें ये हम कर लेंगे। अब अच्छा, उस मैप्स में क्या होता है कि उन्होंने ना डायरेक्शन दी हुई होती हैं। आपने उसमें करना क्या होता है कि जब आपके सामने एक पिक्चर रखी हुई है और उसके ऊपर जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, आपने ये फोकस करना है कि उसने फर्स्ट जो चीज बोली है ना वो मतलब कल चले हम इस चीज को एक दफा कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी टाइम है तो वैसे पहले बता देती हूँ। तो आपने क्या देखना है कि एक चीज आपके इन फ्रंट ऑफ यू है ना, तो आपको उसका पता है कि लेफ्ट कौन सी साइड बनती है, राइट कौन सी साइड बनती है, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी बनती है। ये एक तो बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब वो स्पीकर बोलने पे आते हैं और जो स्टार्ट करता है कि हम कौन से गेट से इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे आपने ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट आउट करना है कि उसने स्टार्ट कहाँ से ली है, कौन से, अब वो नॉर्थ पे है, साउथ पे है, राइट पे है या लेफ्ट पे है। एक सेकेंड। सही। अच्छा, फिर जब आप ये पॉइंट कर लेंगे ना, फिर वहां पे की वर्ड्स मेंशन किए हुए होंगे जहाँ पे फर्दर डिटेल लिखी होगी। एक तो आपने सर्च क्या करना है उस चीज के बारे में, और कुछ चीजों के ऑलरेडी नाम लिखे हुए होंगे, तो उनको भी आपने कीवर्ड के साथ मार्क कर लेना है कि जब ये बंदा इस गेट से इस मैप के अंदर इस जगह से एंटर हो रहा है, वो स्पीकर बोल रहा है, तो उसके बाद फर्दर ये लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। तो अच्छा, इसके बाद आपको डायरेक्शन कैसे पता होनी चाहिए, आपने ना सर्च करना है कि इंग्लिश में जब कोई बंदा किसी को डायरेक्शन बताता है तो कैसे बताता है। अब जैसे कोई हम लोगों से एड्रेस पूछता है कि भाई मुझे ये बता दें कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, आप मेन रोड पे हैं, तो अब वो आपको उर्दू में बताएगा कि भाई यहाँ से सीधे चले जाओ, फिर लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, या 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग पे हॉस्पिटल है, आप वहां पे चले जाओ। अब सेम इसी तरह से वहां पे इंग्लिश में एक बंदा जब डायरेक्शन बताता है तो वो कैसे बताएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं ना कि बी साइड, तो उसका क्या मतलब बनता है, नेक्स्ट टू द दैट बिल्डिंग दिस
बिल्डिंग, उसका क्या मतलब बनता है। अपोजिट साइड पे अगर उसने कहा है कि वो बिल्डिंग है तो उसका क्या मतलब बनेगा कि उसके सामने आएगी, उसके साथ वाली आएगी, नेक्स्ट टू द। अच्छा, जब वो कहते हैं ऑनवर्ड आप चले जाओ, उसका क्या मतलब है कि आपने सारी चीजें छोड़ के ना सीधे चलते जाना है। तो ये चीजें आप एक दफा डायरेक्शन कैसे मैप की फाइंड आउट की जाती है, इसके बारे में ना इंग्लिश में डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, उससे रिलेटेड आप पहले वीडियो देखो। जब आप वो देख लो ना कि उसके 5-6 सेंटेंस मतलब आपके माइंड में आ जाए कि हाँ जी इंग्लिश में डायरेक्शन इस तरह से, फिर आप वो मैप सॉल्व करो तो वो फिर आपसे आसानी से हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगी कि ये बिसाइड क्या चीज है, नेक्स्ट टू द क्या चीज है, अपोजिट साइड पे उसने बात की है तो वहां पे कौन सी बिल्डिंग बन रही है, तो फिर आपके लिए वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो अभी भी हमारे पास टाइम है 5 मिनट, तो आज आपने जो भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, तो फिर हम कल ही प्रैक्टिस कर लेंगे इस मैप वगैरह पे भी। अच्छा, और दूसरा ना लिज वाली वेबसाइट का फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या है, आप उसको ओपन करके ट्राई करें। उसका फायदा ये है कि क्योंकि इन्होंने ना लिसनिंग हो या रीडिंग हो या राइटिंग हो, जो भी चीज हो ना, उसकी हर चीज को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना टेक्निक है और तरीका अलग है। तो इसलिए, और इनके ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हैं। अब जैसे हम लिसनिंग की बात करते हैं, इसके अंदर 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड्स है, मल्टीपल चॉइस है, डायरेक्शंस है, मैप है, ये सब कुछ हमने लेबल करना होता है। अब लीज वाली वेबसाइट का ये फायदा है कि वहां पे ना इजी वर्डिंग और इजी इंग्लिश के साथ उसने ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ना मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है कि आप वहां पे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रीडिंग के भी और लिसनिंग के भी। वहां पे जब आप सॉल्व करते हैं ना, वहां से आपको लॉजिक की समझ आती है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। जब आप वो अटेम्प्ट उस तरह से कर लेते हो एक आसान वे में, फिर आपके लिए कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक से टेस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आ जाती है कि भी कौन से क्वेश्चन टाइप है और कौन से क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना। वहां पे जितने क्वेश्चन है हमने अब तक सॉल्व किए हैं, और मॉर्निंग में हम लोग पूरा टेस्ट मतलब सॉल्व करते हैं, ऑफिशियल जैसे टेस्ट सॉल्व किए जाते हैं। वहां पे हर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए हैं रीडिंग के लिए भी और लिसनिंग के लिए भी। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन है, वो 4 से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आप एक वीक में आप जो है वो तैयार हो जाएंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पर इसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से कि भाई मैंने ये कैसे करना है। देखिए, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, आपको बहुत से लोग बहुत कुछ बता भी देंगे, पर फिर वही बात है कि प्रैक्टिस और तैयारी आपने खुद से करनी है। जब तक आप वो सारी टिप्स टेक्निक और अपनी इंग्लिश खुद इंप्रूव नहीं करेंगे और उस सब चीजों को ट्राई नहीं करेंगे, तो उसको आप जितना मर्जी सुनते रहे, सुनते तो हम कब से आ रहे हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होता जितना आपकी अपनी प्रैक्टिस करने का फायदा होता है। समय में एक और ये क्वेश्चन था कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उसने टाइमिंग बतानी थी। तो उसने ये बताया था कि 9 o'clock मॉर्निंग से 5 इवनिंग तक, मतलब उसमें मैम ने लिखा था 9 AM to 5 PM। तो उसकी वर्डिंग दूसरी थी, हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, वर्डिंग के लिए ना आपने ये देखा था उसके सामने वाले जो पोर्शन था ना, उसके ऊपर उसने आंसर दिया हुआ था। जी हाँ, मतलब एक उसमें आंसर उसने उन्होंने वही गिवन, पढ़ा था आंसर में जो ना लिखा हुआ था। हाँ जी, आपने उसी तरह से लिखना है। अच्छा, कुछ हिंट और ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, ऐसे होते हैं जो वर्ड और चीजें आपको समझ में नहीं ना आ रही होती कैसे करनी है। जैसे सेकंड वाले पोर्शन पे उन्होंने टाइम लिखा हुआ था कि आपने 6 कैसे लिखना है, AM कैसे लिखना है, PM कैसे लिखना है, कैसे डॉट डालने हैं और कैसे 2 लिखना है और कहाँ से कहाँ तक। वो चीज आप कॉपी कर सकते हैं। जब आपने अपनी तरफ से डेट लिखनी है ना, तो आप कोशिश करें कि आप उन्हीं की देख के लिखें अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल है तो। बनिस्बत ये कि आप अपनी तरफ से लिखें, क्योंकि अगर आप डेट भी ठीक नहीं लिखते तो वो आपकी गलत कंसीडर की जाएगी। आप AM PM और पूरी एग्जैक्ट डेट जैसे वो बोल रहे हैं वैसे नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब गलत है। अगर वो कोई चीज सिंगल प्रोनाउंस कर रहे हैं या उसको क्या कहते हैं प्लूरल प्रोनाउंस कर रहे हैं और हम उसको गलत लिखते हैं, तो वो भी हमारा करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो भी हमारा ना उसको गलत हो जाएगा अगर जिस हिसाब से वो बता रहे हैं और हम उस हिसाब से नहीं कर रहे। चल, जैसे इसमें एक में जो है वो डॉक्टर का नाम भी लिखना था ना,
उसमें वैसे तो ये है कि जनरली जो भी नाम लिखते हैं तो उसमें पहला नाम जो है वो कैपिटल लिखते हैं, पहला वर्ड। तो अगर इसमें ऐसा ना किया तो क्या गलत हो जाएगा? पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं डॉक्टर का, मुझे नहीं लगता कि जस्ट डॉक्टर का कैपिटल और स्मॉल लिखने से गलत हो जाए। मैम ने जो लिखा था तो उसका मैम का गलत आया था, मुझे लगता है मैम ने जैसे भी लिखा था उनके सारे करेक्ट थे, उनका जस्ट एक ही एमसीक्यूज ही गलत था। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल का इतना नहीं है जितना करेक्ट चीज लिखने का इशू है। स्मॉल और कैपिटल पे आप इतना फोकस ना करें, आप फोकस ये करें कि जो आपने लिखा है वो करेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। और डॉक्टर का डी कैपिटल बनता है, ये एक फैक्ट है, तो इसका मतलब है आप डॉक्टर का डी कैपिटल ही लिखें। अब इस कहानी में ना आए कि भाई अब आप इसका कैपिटल लिखें कि स्मॉल लिखें। कैपिटल है तो मतलब डॉक्टर का डी कैपिटल ही लिखें। सही है। चले और आप लोगों की स्पीकिंग की कोई प्रैक्टिस की है या आप मतलब कैसी है स्पीकिंग से रिलेटेड भी कुछ भी नहीं पता भी? बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा वीक। अच्छा अच्छा, सही है। नहीं, स्पीकिंग ना प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है, हर बंदे की वीक होती है क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करते नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं तो खुद ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। चलें ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अभी टाइम भी हो गया और नेक्स्ट सेशन का टाइम भी स्टार्ट होने लगा है, तो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि हम लोग सुबह भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। अगर आपको चीजें समझ में आ जाए तो सुबह प्रैक्टिस करना चाहता हो ना, तो हम वहाँ पे पूरा 1 घंटा स्पीकिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद। और हम लोगों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती तो हम 1 by 1 रीडिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपके लिए ना यूजफुल होगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब विलिंग हैं और यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।